वेलकम बैक। फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फोर्स अपने आप में काफ़ी डाइवर्स टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्लास 8 के बाद हम इसको स्टडी करना शुरू करते हैं। इसको लेके काफ़ी मिसकंसेप्शन हमारे पास होते हैं और मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है जब हम उन सारे मिसकंसेप्शन पे बात करेंगे। किस किस तरीके के मिसकंसेप्शन इस टॉपिक को लेके यूजुअली हमारे पास होते हैं और उनके ओरिजिन क्या होते हैं, हिस्ट्री में किस तरीके के मिसकंसेप्शन रहे हैं इस टॉपिक को लेके और उनको किस तरीके से ओवरकम किया गया। तो इस पूरे सीरीज़ में जहाँ पे हम इसके कई कंटेंट पे, कई एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ सवालों के साथ हम इस पे बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि फोर्स हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट या मोशन से रिलेटेड है? इसका सिंपल एग्जांपल दें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें मोशन तभी होगा जब उस पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा हो। इस पर सोचा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि जो फोर्स है वो कोई ना कोई लिविंग थिंग्स ही अप्लाई कर सकती है या उससे रिलेटेड एसोसिएट होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको फिज़िकल एक्टिविटी या मस्कुलर स्ट्रेंथ के रूप में देख रहे होते हैं, है ना। क्या आपको ये लगता है कि हमेशा मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स लगा हुआ होता है या अप्लाई होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो फोर्स की डायरेक्शन में ही मोशन कर रही होती हैं? क्या आपको लगता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में तभी हो सकते हैं जब उन पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा होता है? और इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि आप अगर किसी बॉल को किसी फ्लोर पे अगर पुश करके छोड़ दें, धक्का मार के छोड़ दें और कुछ टाइम बाद वो आप देखते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन ये होते हैं कि वो रेस्ट में आ जाती है, उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती है और वो रेस्ट में आ जाती है। और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन हमें ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट में जब आपने फोर्स अप्लाई किया था और वो फोर्स टाइम के साथ धीरे धीरे रिड्यूस हो गया है और फाइनली जब फोर्स पूरी तरह ख़त्म हो जाता है तो ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट में आ जाता है और या चलना बंद कर देता है ना। क्या आपको ये लगता है कि जो भी ऑब्जेक्ट गिरती हैं, जो भी वस्तुएं गिरती हैं वो नेचुरली गिरती हैं, स्वाभाविक रूप से गिरती हैं और उनके गिरने का के पीछे कोई फोर्स का होना नहीं है, यानी बिना किसी फोर्स के वो गिरती हैं? तो इस तरीके के तमाम जो मिसकंसेप्शन है वो फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे टॉपिक में हम इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे और एक अच्छी क्लैरिटी फोर्स पे हम बनाने वाले हैं। तो हम इस टॉपिक में क्या क्या करेंगे, फोकस हमारा क्लास 9th होगा, क्या क्या चीज़ों को हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे उन पे थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे जो की कंटेंट होंगे हमारे पास, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स के कॉन्सेप्ट को लेके कि व्हाट इज़ फोर्स, हम उसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसकी यूनिट्स को लेके और उसके इफ़ेक्ट को लेके। तो इन सारी चीज़ों के अराउंड हम अपने फर्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा चैप्टर है ये कई सीरीज़ में आएगी वीडियो की। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम केवल बात करेंगे फोर्स और इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स की। उसके बाद बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, यानी संतुलित और असंतुलित बल की। एंड देन इनर्शिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया पे हम बात करेंगे, यानी जड़त्व।
एंड आफ्टर दैट लॉज ऑफ मोशन, यानी जो 3 गति के नियम हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, उन पे हम थोड़ा बात करेंगे। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन, और मोमेंटम यानी संवेग। और उसके बाद एट द एंड जो बच जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। तो इन सभी चीज़ों के साथ हम जो कुछ कॉमन चीज़ें कर रहे होंगे वो होंगे कि सब चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे होंगे और मल्टीपल तरीके से उनके कंसेप्ट को समझ रहे होंगे, और डे टू डे लाइफ के जितने एग्जाम्पल होंगे उन पे बात कर रहे होंगे। उनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फार्मूले या डेरिवेशन जो भी होंगे, उन सारी चीज़ों को लेके हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो ये एक ओवरऑल कंटेंट जो है वो हम यहाँ पे इसमें बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें, जो भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स की जिस ब्रांच में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें इससे पहले हमने काइनेमैटिक्स को लेकर डिस्कस किया था, और अभी हम बात करने वाले हैं डायनेमिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स, ये 2 पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स है क्या? ये होती है स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, यानी जो काइनेमैटिक्स ब्रांच है वो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करते हैं। ये बात नहीं करता है कि उन ऑब्जेक्ट के मोशन के रीज़न क्या हैं, लेकिन ये मोशन के बारे में ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ज़रूर दे देता है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे पोजीशन की, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, तो ये सारा कुछ काइनेमैटिक्स के अंदर आता है। और आपने देखा होगा उस टाइम पे हमने मोशन के कॉज को डिस्कस नहीं किया था, हमने केवल ये वेरियस एस्पेक्ट्स पे बात की थी, है ना। अब जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स क्या बताता है? ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस करने के पीछे के रीज़न क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है ना। और यहाँ हम इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। फोर्स, एनर्जी, है ना, मोमेंटम, ठीक है। और तो ये ओवरऑल जो मास हो गया, तो ये सारी चीज़ें। तो अभी हम जो पार्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है डायनेमिक्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि हम ये सारा कुछ आइसोलेशन में करने वाले हैं, है ना। इससे पहले हम काइनेमैटिक्स को स्टडी कर चुके हैं, अभी हम डायनेमिक्स को तो लेके थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे और फिर दोनों के कनेक्शन को लेके, ठीक है। तो चलिए, उसके अलावा हम इससे पहले जब हम बात कर रहे थे मोशन को लेके, हमने बात की थी मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमने 3 केसेस को लेके डिस्कस किया था, है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट या तो अपनी रेस्ट की पोजीशन में हो सकता है, या तो वो रेस्ट में होगा, कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा, या वो यूनिफॉर्मली किसी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। और तीसरी सिचुएशन थी जब उसकी स्पीड बढ़ रही हो, इंक्रीज कर रही हो, या उसकी स्पीड कम हो रही हो, डिक्रीज कर रही हो, है ना। और ये भी केस था स्ट्रेट लाइन में मोशन का, ठीक है। तो और ये एग्जांपल हमने ये किसका केस था? ये था एक्सेलरेटेड मोशन का, यानी त्वरण का ये एग्जांपल था। तो हम लास्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट के पास 3 केस हो सकते हैं, 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट वन, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में यानी विराम में है। दूसरी, जब वो यूनिफॉर्म एक समान गति कर रहा हो किसी सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। और थर्ड वन इज जब उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो रही हो, जिसको हमने कहा था वो त्वरित गति या त्वरण का एग्जाम्पल हो सकता है। अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, तो त्वरण का एग्जाम्पल हो सकता है एक्सेलरेशन का। और जब स्पीड डाउन होगी
तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन का यानी मंदन का एग्जाम्पल डिक्लेरेशन का केस हो सकता है। ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब इन 3 चीज़ों को लेके अभी हम इस वाले पूरे चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें अभी तक हम बात कर चुके हैं कि भाई कॉज ऑफ मोशन क्या हो सकता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ क्यों बढ़ती होगी, उसके स्पीड के बढ़ने या कम होने का रीज़न क्या होगा, चेंज होने का रीज़न क्या होगा, क्या सारे मोशन के लिए के होने का कोई कारण है क्या, और अगर कोई कारण है, कोई रीज़न है, तो उसका नेचर क्या हो सकता है ना। एक बॉल अगर एक ग्राउंड पे अगर हमने हिट करके छोड़ दी है, पुश करके छोड़ दी है, तो वो हमेशा के लिए क्यों नहीं चलती, फॉर एवर क्यों नहीं गति में ही रहती है, वो रुक क्यों जाती है। तो इस तरीके के तमाम जो क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, उन सारी चीज़ों को लेके भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्स को लेके। फोर्स है क्या? तो हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पिछले क्लासेस में। अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, तो फोर्स एक तरीके का पुश या पुल हो सकता है, एक तरीके का धक्का हो सकता है, एक तरीके का खिंचाव हो सकता है ना। यहाँ पे 2 केस दिए हैं। इसमें एक पर्सन किसी ब्लॉक को, किसी वेट को पुश कर रहा है ना, धक्का दे रहा है। ठीक है, इस दूसरे वाले केस में कोई पर्सन इसको खींच रहा है, एक ब्लॉक को, हैवी ब्लॉक को। तो इन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। हमें कह सकते हैं ये जो दोनों पर्सन हैं, ये क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये होगा, फोर्स क्या है, एक तरीके से जस्ट अ पुश और पुल। ठीक है, तो ये तो एक बहुत सिंपल टर्म्स में हमने फोर्स को समझाने की, समझने की बात की। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सोचें, तो रियलिटी में हम फोर्स को ना तो देख सकते हैं, ना इसे महसूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कहीं फोर्स लग रहा है। फोर्स एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना। जब वो दिखाई नहीं दे रहा है, जब उसको महसूस किया नहीं जा सक रहा है, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ना। और ये तो आप अब ये जो भी चीज़ें मैंने पुश और पुल की बताई, ये तो जस्ट एक तरीके के एक्शन के रूप में आप उनको देख रहे हो। हमने कोई क्रिया की है, कोई एक्शन किया है, और आप उसके टर्म्स में उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हो। और अभी भी हम बात कर रहे हैं कि हम तो फोर्स को देख ही नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे कहें। तो एक्चुअली हम फोर्स के इफ़ेक्ट को महसूस करते हैं, हम उनके इफ़ेक्ट को देखते हैं, है ना। तो मान लीजिए जब आप किसी बॉल पे किक मारते हैं, है ना, किक मारते हैं, तो जब वो मोशन में आते हैं, उसकी स्टेट चेंज होती है, तो आप कहते हैं कि हाँ, अभी ज़रूर इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ होगा, है ना। या कोई बॉल मूव करते आ रही है और आपने पैर से उसको रोकने की कोशिश की, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि आपने फोर्स अप्लाई किया है, और जिस कारण ऑब्जेक्ट की जो स्टेट थी, और स्टेट कौन सी थी, गति की स्टेट थी, है ना, गति की अवस्था थी, मोशन की स्टेट थी, वो अब किस में आ गई है, रेस्ट के स्टेट में। यानी यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो इफ़ेक्ट है उसने किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज किया। तो किस तरीके के इफ़ेक्ट फोर्स के हमको देखने को मिलते हैं, अभी उन पे हम बात करेंगे, यानी बलों के प्रभाव पे। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो वो फॉलोइंग तरीके के, ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं,
कुछ तरीके के प्रभाव यानी इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है स्टेट ऑफ द मोशन, यानी वो गति की अवस्था में क्या करता है, चेंज ला सकता है, गति की अवस्था। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट ये देखने को मिला। दूसरा, चेंज द स्पीड, या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि कोई बॉल अगर बहुत स्लोली आपके पास आ रही है और आप जब उस पर अगेन फोर्स अप्लाई करते हो, जोर से हिट करते हो, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी स्पीड को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। चेंज करने का मतलब वो बढ़ा भी सकता है किसी की स्पीड को और घटा भी सकता है ना। तो जब आप अपने साइकिल के ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को फास्टर या स्लोवर किया जा सकता है, किसके कारण, फोर्स अप्लाई करने पर। अगला हम बात कर रहे हैं चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप टेनिस खेलते हुए आपने देखा है, या क्रिकेट मैच आपने देखा है, या फुटबॉल, आप जब कोई भी गेम खेलते हैं तो जब भी फोर्स अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। समझो, ये बॉल है, इसकी डायरेक्शन ये है, जब दीवार पे टकराएगी देन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, जो दीवार है, वॉल है, वो जब बॉल उस पर टकराएगी तो वो उसकी मोशन की डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आप बैट के थ्रू क्या करते हो, कॉक की डायरेक्शन, शटल की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, यानी गति की दिशा को भी क्या कर सकता है, गति की दिशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अगला है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट के जो शेप और साइज है, उसका आकार और आकृति है, उसको भी चेंज कर देता है। मान लीजिए आप जब दो हाथों के बीच में किसी बॉल को ज़ोर से प्रेस करते हैं, कोई टेनिस की बॉल है या कोई बैलून है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो उसका शेप एंड साइज थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो हमने पहला देखा कि वो गति की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी उसकी चाल को चेंज कर सकता है, यानी कम या ज़्यादा कर सकता है, किसी वस्तु की गति की दिशा को यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, और लास्ट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के शेप और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स में, और इससे रिलेटेड जो हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल हैं उनके साथ। ठीक है, तो अगर हम फोर्स को इफ़ेक्ट के टर्म में अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे और कैसे कर सकते हैं, आइए इस पर थोड़ा बात करते हैं। तो फोर्स को नॉट जस्ट पुश एंड पुल की फॉर्म में डिफ़ाइन करने के, हम उसको उसके इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के टर्म्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, है ना। तो हमने देखा कि जो फोर्स है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है ना, तो कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और एक और चीज़, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ऑब्जेक्ट में वो चेंजेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं फोर्स के लगे होने पे, है ना। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज,
है ना, एक एक्सटर्नल कॉज है, बाह्य कारक है, विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज, यानी जो चेंज कर सकता है या करने का प्रयास करता है। क्या क्या? स्टेट, स्पीड, डायरेक्शन और डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब बीमा, यानी जिसको हम कहते हैं शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यानी फोर्स इज an external cause which can change or try to change the state, speed, direction or dimension of an object। यानी बल एक क्या है? एक ऐसा बाह्य कारक है, एक्सटर्नल फैक्टर है, कॉज है, जो किसी वस्तु की अवस्था, चाल, दिशा और बीमा, जिसको हम कह रहे हैं शेप एंड साइज, उसको चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई किसकी? फोर्स की। एक इम्पॉर्टेंट बात, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सदिश राशि है। और सदिश राशि हम क्यों कह रहे हैं, वेक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन होती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे होते हैं तो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, है ना, एक सर्टेन डायरेक्शन में। तो और उसमें मैग्नीट्यूड भी है, तो आप बता रहे होते हैं कि भाई हाँ, इतना अमाउंट का, इतने मैग्नीट्यूड का, परिमाण का आपने उस पर फोर्स लगाया है और इस डायरेक्शन में लगाया है। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, यूनिट ऑफ द फोर्स इज़ न्यूटन। तो जो न्यूटन थे, उनके नाम पे, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जो फोर्स की यूनिट है वो है न्यूटन, है ना, और इसको एन से डिनोट किया जाता है। तो ये तो रहा फोर्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, अब कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करते हैं जिन मिसकंसेप्शन की हमने बात की थी। तो उन मिसकंसेप्शन को लेके फर्स्ट मिसकंसेप्शन जो हम बात कर रहे थे कि फोर्स को हम ये मानते हैं कि कोई लिविंग थिंग ही अप्लाई कर रही होगी, जबकि ऐसा नहीं है। लिविंग, नॉन लिविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर सकता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, कई बार हमको ये लगता है कि फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के कारण है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई सिंगल ऑब्जेक्ट या अकेली वस्तु फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकती है। फोर्स के लिए दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। इट इज़ द जस्ट अ फीचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यानी जब भी फोर्स की हम बात कर रहे होंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब भी हम फोर्स की बात कर रहे होंगे तो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे, है ना। और इस चीज़ को लेके हम आगे भी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और अच्छे समझेंगे। बस अभी के लिए हम इतना समझें कि जो फोर्स है वो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच का एक इंटरेक्शन हो सकता है, अंतरक्रिया हो सकती है, उनमें से एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई। इसको कैसे समझे? इसको ऐसा समझ सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट इसके लिए ज़रूरी हैं। एक ऑब्जेक्ट ये हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट ये हो सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट वो हो सकता है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, और एक जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। बात समझ रहे हो? ये दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं जिनके बीच की इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं? एक तो वो है जो फोर्स लगा रही है, अप्लाई कर रही है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसको आप ऐसे मत देखिए कि केवल एक ही ऑब्जेक्ट लगाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम मानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी उस पर फोर्स लगा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी टेबल पे रखी हुई बुक पे भी फोर्स लग रहा है, तब भी वो रेस्ट में है ना।
और आप जानते हैं वो कौन सा फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो उस बुक पे अर्थ के सेंटर की ओर अप्लाई हो रहा है। लेकिन तब भी वो रेस्ट में है ना। और वो कैसे रेस्ट में है, क्या है, इसके बाद जस्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, उसमें हम इस टॉपिक को लेके बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे है जो हम नेट फोर्स की जो बात करते हैं या बैलेंस फोर्स की जो बात करेंगे, वहाँ पे उसका थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और जो बात हमने बोली थी कि किसी बॉल को जब आप किसी फ्लोर पे पुश करके हिट करके छोड़ देते हैं एंड देन इट कम्स टू रेस्ट, है ना, या उसकी स्पीड स्लो भी हो जाती है, तो इसको भी हम इसके बाद वाले टॉपिक में जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम डिस्कस कर रहे होंगे तब इसको लेके हम थोड़ा सा बात करेंगे। अभी थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और हिस्ट्री में इसको लेके क्या बात हुई है, किस तरीके से ये कंसेप्ट फोर्स का इवॉल्व हुआ है विद टाइम, उसको लेके थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआती समय में जब मोशन और फोर्स को लेके धारणाएं बहुत क्लियर नहीं थी, कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं थे, और जब ये कंसेप्ट कहें इवॉल्व हो रहा था उस टाइम पे और हम बात करेंगे अरिस्टोटल, अरस्तु के टाइम की, है ना, आज से लगभग 20 शताब्दी पहले, है ना, 20 सेंचुरी पहले, किससे, न्यूटन से, है ना। तो अरिस्टोटल उस टाइम पे ये मानते थे कि दो तरीके के मोशन होते हैं नेचर में, एक है नेचुरल मोशन और एक है वायलेंट मोशन, है ना। तो ये अरस्तु का मोशन को लेके डिस्क्रिप्शन था, यानी वो इस तरीके से मानते थे कि नेचर में दो तरीके के मोशन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल, यानी प्राकृतिक कह सकते हैं, है ना, स्वतः स्वाभाविक गति, और दूसरा है वायलेंट, है ना, मोशन। अब इनके एग्जांपल वो कैसे देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिरी, मान लो कोई पत्थर है या कोई बॉल है जो ऊपर से आपने छोड़ी किसी हाइट से, वो नीचे की ओर गिर रही है, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा नेचुरल मोशन का। और वो वही, और ये ऐसा उनका ही इसलिए मानना था क्योंकि उनका ये मानना था कि ये स्वाभाविक मोशन है, नेचुरल मोशन है, क्योंकि ये आप, क्योंकि गिरना हर वस्तु का स्वाभाविक गुण है, नेचुरल क्या कह सकते हैं इसको, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, है ना, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि हर वस्तु खुद ही गिरती है, स्वतः गिरती है। आप किसी भी वस्तु को अगर छोड़ेंगे तो गिरेगी, और ये गिर रही है कहाँ की ओर, ग्राउंड की ओर, यानी नेचुरल प्लेस की ओर, यानी अपने प्राकृतिक या स्वाभाविक स्थान की ओर, कुछ इस तरीके का कुछ कंसेप्ट था। दूसरी ओर उनका कहना था कि अगर आप किसी एक पत्थर को ऊपर की ओर लेके आएँ, है ना, उठाएं या फेंकें, तो इस टाइम पे ये एग्जांपल हो जाएगा वायलेंट मोशन का, क्योंकि आप इसको इसके नेचुरल प्लेस से क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के दो मोशन की उन्होंने बात की थी। ठीक है, साथ ही उनका ये कहना था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर यूनिफॉर्म वायलेंट मोशन को में बनाए रखना है, मेंटेन रखना है, तो आपको एक फोर्स की ज़रूरत होगी, यानी फोर्स की रिक्वायरमेंट तभी है, फोर्स की रिक्वायरमेंट तभी है जब आप ऑब्जेक्ट को एक समान वायलेंट मोशन में बनाया जाता है, एक समान गति में बनाया जाता है। आप समझ रहे हो। तो ये बड़ा, और वो एग्जांपल जो मैं दे रहा था कि वो जस्टिफिकेशन कैसा आता है, ये सारे कॉमन सेंस आइडिया हैं या कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन है हमारे, जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में आते हैं। और जो मैं बात मिसकंसेप्शन की कर था, उसके पीछे के रीज़न भी यही है कि जब आप बॉल को लुका के छोड़ देते हैं, तो जो मैं बात कर रहा था कि जो फोर्स है वो कम हो गया है उस बॉल पे, इस कारण वो रुक गई है। तो अगर उसको हमेशा के लिए चलाए रखना है तो आपको कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी हाथ से पुश करते हुए उसको मोशन में बनाए रखना पड़ेगा। तो दैट कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक तो चीज़ है। लेकिन एरिस्टोटल के पास ये जो उनके कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन थे, सो कॉल्ड वी कैन से, तो
उनके पास कुछ चीज़ों के जवाब नहीं थे। जैसे कि जब हम किसी धनुष से किसी तीर को कर छोड़ें, है ना, एरो को छोड़ें, तो फिर इसको किस कैटेगरी में डालें, है ना। तो इसके पीछे का वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो ये कहते हैं कि ये एक वायलेंट मोशन है, और जो एरो होता है वो आगे तभी बढ़ता है क्योंकि इसके पीछे जो एयर है वो मूवर का काम करती है ना। यानी उसको पुश कर रही है एरो को आगे जाने के लिए, है ना। उसका जस्टिफिकेशन इस तरीके से देते हैं कि जो एरो के आगे वाला हिस्सा होता है वो एयर को क्या करता है, पीछे की ओर भेजता है, और वही हवा पीछे से एरो को क्या करती है, आगे की ओर पुश करती है ना। और इस तरीके से वो इसका किसका एक एग्जांपल देते हैं, वायलेंट मोशन का। लेकिन देखेंगे तो ये बहुत प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं कहा जा सकता है फोर्स के केस में। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहना है या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखना है, तो उस केस में उस पे एक फोर्स का लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी है ना, जो कि हम आगे देखेंगे कि ट्रू नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज़ थी। तो लेकिन दूसरा उसमें एक और जो क्वेश्चन आता है कि फिर जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मान लो किसी हाइट से आपने, जो उससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट से अगर आप छोड़ दें तो वो नीचे की ओर आता है, तो हम देखते हैं कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं होती है, वो इंक्रीज कर रही होती है ना। या अगर ऊपर की ओर फेंकें तो भी वो डिक्रीज कर रही होती है। तो इस केस में भी एरिस्टोटल के पास बहुत प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं थे, है ना। तो इस तरीके के कुछ हिस्ट्री में कुछ मिसकंसेप्शन रहे हैं। तो इसके आगे आने वाली कुछ और चीज़ों में जब हम न्यूटन्स लॉज पे बात करेंगे और गैलीलियो और न्यूटन्स के कंट्रीब्यूशन पे, उनके आइडियाज़ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे हमको एक लेवल की क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा ज़रूर है, लेकिन कंसेप्चुअली ये कंसेप्ट को क्लियर करने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आने वाले चैप्टर में हम बात करेंगे बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।